नमस्कार, स्वागत है आप सबका देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज हम बात करेंगे इनोवेशन की। जी हां, देश की बढ़ती हुई आबादी या फिर किसी भी देश की आर्थिक विकास दर को बढ़ाने के लिहाज से इनोवेशन सेक्टर यानी कि नए खोजें, नए आविष्कार या फिर चाहे वो इंडस्ट्री की बात हो या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी या नए आइडियाज़, इन सब की बेहद अहम रोल रहा है। लेकिन बढ़ते हुए भारत या फिर उभरते हुए भारत के लिहाज से इस क्षेत्र में हम कहाँ पर खड़े हैं, किस तरीके से सरकार इस क्षेत्र में काम करने की योजनाएं बना रही है और प्राइवेट सेक्टर या फिर उद्योग की डिमांड क्या है, और दोनों मिलकर इस सेक्टर में अगले 10 वर्षों में किस तरह की एक तस्वीर पेश करना चाहते हैं, समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं जिनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री जी हैं। सोनकर शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अजय शंकर साहब, हैं पूर्व सचिव वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में रहे हैं। अजय साहब, स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ हैं इसके सरकार अध्यक्ष आर्थिक मामलों की समिति और इंडस्ट्री से हैं। सरकार साहब, स्वागत है आपका। और के मित्तल साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं वीनस एसेट फाइनेंस से, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो मैं सरकार साहब आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। एक इंडस्ट्री के लिहाज से अगर मैं कहूँ, एक बहुत ही अहम ये सेक्टर कहा जाता है। अब तक की जो हालात हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि आंकड़े जो गवाह हैं, मैं कहूँ कि इंडस्ट्री की ही कुछ अलग अलग जो संस्थाएं उनके आंकड़े कहते हैं कि भारत में 2030 में करीब 1 बिलियन आबादी को क्रॉस कर जाएगी, जो कि वर्किंग पॉपुलेशन है 15 से 64 साल के बीच में। इस लिहाज से फिर इनोवेशन को अगर देखें तो कहाँ पर खड़े पाते हैं? इनोवेशन को अगर हम देखें तो हम बहुत पिछड़े हुए हैं। अगर आप वर्ल्ड बैंक बेस्ड जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, वहाँ पे हम बहुत पीछे हैं। इवन अगर आप ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स को अगर आप देखें तो उसमें इंडिया का नामो निशान तक नहीं है। जहाँ की छोटी छोटी देश जैसे माल्टा या टूनिसिया उसमें है। तो ये चीज़ तो खैर कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारी अगर हमने आगे बढ़ना है और अगर हमने एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है तो इनोवेशन तो हमें करना ही पड़ेगा। और अगर मैं आपको और थोड़े कुछ आंकड़े दे दूं, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च की बात करें तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो है कोई 4 रिसर्चर्स बनते हैं पर 10,000 ऑफ लेबर वर्कफोर्स। आप मतलब कीनिया भी आपसे आगे है। कीनिया के कुछ 6 हैं, और अगर आप ब्राज़ील या चाइना तक जाएंगे तो फिर तो वो बहुत आगे चले जाते हैं। और जापान और कोरिया के साथ तो हम मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जो है हमें तो काफ़ी कुछ करना है, और उसको हमें आगे बढ़ाने के लिए शायद हमें काफ़ी, यानी कि अभी मैं कहूँ तो वर्तमान स्थिति में हम काफ़ी ज़्यादा पीछे खड़े दिखते हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं हम। हमारे साथ आपने क्योंकि वैज्ञानिकों का जिक्र किया, गौहर रजा साहब हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक फोन लाइन पर। गौहर रजा साहब, आपका भी स्वागत है। जिस तरीके से हम बात करें इनोवेशन सेक्टर की, इस सेक्टर के लिहाज से अगर मैं कहूँ कि भारत में चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र हो, तकनीक के लिहाज से या फिर इंडस्ट्री के लिहाज से या फिर दूसरे जो नया मैं कहूँ स्टार्टअप की बात हो रही है, मित्तल साहब, सरकार साहब कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा पीछे, इवन जो छोटे छोटे जो देश हैं जो शायद हमारे किसी एक राज्य के 10वें हिस्से के बराबर है, वो भी हमसे कई गुना आगे दिखते हैं। आपकी नज़र में, और ख़ास तौर पर अगर मैं कहूँ कि स्पेस या फिर साइंटिफिक सेक्टर के लिहाज से कहूँ, किस तरह की पोजीशनिंग दिखती है आज भारत की? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हम और देशों से इन्वेस्टमेंट में बहुत पीछे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हमने इनोवेशन भी किए हैं और हम दूसरे दुनिया के देशों के साथ खड़े हुए हैं। जैसे स्पेस के प्रोग्राम को अगर हम ले लें तो स्पेस के प्रोग्राम में हम दुनिया की अगवा कतारों में खड़े हुए हैं। हम अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लें तो हम दुनिया की अगवा कतारों में खड़े हुए हैं। एक ऐसा मुल्क जो गरीब मुल्क है और वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, हमने ऐसे मुल्क की दबागडोर सन 47 में संभाली थी। जो उस वक्त की लीडरशिप थी, बहुत पॉलिटिकल और साथ में जो साइंटिफिक लीडरशिप थी, उन्होंने बड़ी बड़ी जो परेशानियां थी, और ये गवर्नमेंट के क्षेत्र में हुआ है, ये प्राइवेट इंडस्ट्री ने नहीं किया है। मैं इस बात को भी साफ कर देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की जो संस्थाएं बनाई हमने उस वक्त, उन्होंने देश के बड़े सवाल थे, समस्याएं थी, उनके लिए अनथक कोशिशें की। सवाल अब ये है कि जब देश इस कगार पे पहुंच गया है कि हम बाकी देशों की मुकाबले में अपने को ज्यादा प्रगतिशील देश मानते हैं और ज्यादा उन्नत देश मानते हैं, जिसमें दुनिया के ज्यादातर मुल्क आते हैं जी, तब क्या हम
साइंस एंड टेक्नोलॉजी को निग्लेक्ट कर रहे हैं। क्या हम इसमें जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले में इसमें इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं? क्या हम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हमारा स्टैग्नेट कर रहा है? जी, जी। ये चीजें हैं जिन पर हमारी कड़ी नजर होनी चाहिए। मैं अगले हिस्से में इन पर बातचीत करूंगा। एक चीज मैं जरा यहाँ पे ऐड करूँगा, उन्होंने मंगलयान के बारे में कहा। यस, ये वो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारा, और इसको हम कहते हैं फ्रूगल इनोवेशन, यानी कि सस्ते में इनोवेशन को करना। तो मंगलयान एक है, और इससे भी बड़ी चीज जिसको मैं मानता हूँ वो है जो 6 सिग्मा बेस्ड आपके डब्बा वाला है। आई थिंक ये बहुत बड़ा एक इनोवेशन है जिसको हमें जो है हमें ताली बजानी चाहिए, जिसके लिए जो एक अप्लॉज के काबिल हैं। पर ये कुछ जो है ना, ये कुछ एक्सेप्शनल एरियाज, कुछ सेक्टर, हाँ, कुछ बहुत ही कम लेकिन है। बड़ा हिस्सा आप करने की छूटा हुआ है। बहुत कुछ इंडस्ट्री के लिहाज से अगर मैं मित्तल साहब समझने की कोशिश करूं, क्योंकि अगर मैं 2000 से पहले लौटूं तो शायद ही कोई ऐसी फर्म या कंपनी होगी जो कि इनोवेशन के क्षेत्र में अपने को निवेश कर रही हो या फिर वहां पर कुछ करने की सोच रही हो। पिछले 15 बरस में ये पूरी कहानी शुरू होती है, अगर मैं आंकड़ों के लिहाज से देखूं। क्या आपको दिखता है कि सरकार की हम बात करेंगे, लेकिन प्राइवेट जो सेक्टर है वो सिर्फ मुनाफे तक सीमित रहा है, इनोवेशन के सेक्टर में उस तरीके से निवेश नहीं कर सका है, या फिर उसको आगे बढ़ाने की कवायद में कहीं पिछड़ता रहा है या पिछड़ने की कोशिश हुई है? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि प्राइवेट सेक्टर की जिस तरह से इन्वेस्टमेंट इनोवेशंस या रिसर्च डेवलपमेंट में होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। लेकिन उसके लिए हम खाली प्राइवेट सेक्टर को ही दोषी नहीं मानेंगे। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इनोवेशंस वहाँ शायद हम काफ़ी पीछे रहे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की तरफ से हो या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से हो। हमने इनोवेशंस को एक बिजनेस मॉडल की तरह से नहीं देखा, ना परखा, ना उसको समझा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह से हमारे साइंटिस्ट हैं या हमारे डॉक्टर्स हैं या टेक्नीशियंस हैं, वो बाहर जाकर परफॉर्म कर पाते हैं या उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, दे आर ऑन द हाईएस्ट ऑफ लेडर्स। तो वहाँ उनकी परफॉर्मेंस, उनकी छवि साफ निकल के आती है। लेकिन हमारे यहाँ साधन है, शिक्षा है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको कैपिटलाइज या उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। वो एक सबसे बड़ी समस्या है, चाहे उसमें अपॉर्चुनिटीज़ की कमी हो या व्यवस्था की कमी हो या फिर इनिशिएटिव्स की कमी हो। जयशंकर साहब, आप बेहतर बता सकते हैं कि वाकई कमी किस चीज़ की रही है कि हम पिछड़ गए, और जिस तरीके के वर्तमान हालात हैं, यानी कि अब मैं पिछले अगर 15 बरस की बात करूं, क्यों ऐसा रहा कि हम दुनिया के छोटे छोटे देशों से भी पिछड़ते नजर आए या पीछे खड़े हुए? फोकस नहीं था, या फोकस था तो सिर्फ सरकार का था, या सरकार का भी उतना फोकस नहीं था, प्राइवेट सेक्टर इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था? मेरा थोड़ा दृष्टिकोण फर्क है। पहली बात तो ये है कि इनोवेशन जो शब्द है ये थोड़ा व्यापक है। तो बिजनेस प्रोसेस इनोवेशन भी इसमें शामिल है, कॉस्ट कटिंग इनोवेशन इसमें शामिल है, प्रोडक्ट का डिज़ाइन इसमें शामिल है, नए प्रोडक्ट को बनाना शामिल है, और अंत में बिल्कुल ही फंडामेंटल रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी से कुछ क्रिएट करना। तो अगर हम अपने देश में जो हमने उपलब्धि है उसको देखें, तो अगर आपको याद हो, जब हमारी इकॉनमी क्लोज होती थी तो इम्पोर्टेड माल हिंदुस्तान में आता था, कोई स्पेयर पार्ट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, पर जुगाड़ से हमारे दुकान में ले जाइए, उसको लोग टेप रिकॉर्डर, मोटर ठीक कर देते थे। तो एक हमारे में ये क्षमता है, ये कैपेसिटी है कि हम इनोवेट कर सकें, और बिजनेस प्रोसेस इनोवेशन पिछले 15-20 साल में बहुत व्यापक ढंग से देश में हो रहा है, और जिसकी पूरी हम लोग तारीफ नहीं कर रहे हैं। अब आता है इंडस्ट्रियल इनोवेशन। तो इंडस्ट्रियल इनोवेशन जब क्लोज्ड इकॉनमी थी हमारी, सारा प्रोडक्शन लाइसेंस में होता था, प्रोटेक्टेड मार्केट में होता था, तो इंडस्ट्री को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। आज की तारीख है कि ग्लोबलाइज्ड इकॉनमी में हम हैं और रहेंगे। तो इस शताब्दी में छोटी फर्म हो, बड़ी फर्म हो, अगर इनोवेट नहीं करेगी तो वो कामयाब नहीं पाएगी वो। और ये एहसास अब हर इंडस्ट्री में, हर सेगमेंट पर सबको हो गया है। और दूसरी ओर अगर हम देखें कि हिंदुस्तान में इनोवेशन हो रहा है कि नहीं, तो आप ये देखें कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से
कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसका कि एक R&D डिज़ाइन सेंटर हिंदुस्तान में ना हो। बहुत सी कंपनियां हैं जो कि यहाँ बनाती कुछ नहीं है, यहाँ बेचती नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ डिज़ाइन कराती हैं। तो वो जो इकोसिस्टम है इनोवेशन का, वो हमारे देश में जो आज है वो दुनिया के फ्रंटियर पे है। चलिए आप तो चुनौती ये है कि उस इनोवेशन इकोसिस्टम और कैपेसिटी का हमारी फर्मों को, हमारे समाज को कैसे कितने जल्दी उससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। विजय सोनकर साहब, नई सरकार आपकी आई है और मैं अगर इस विधा में कहूं तो काफी ज्यादा मैं कहूं कि घोषणाएं हो रही हैं, योजनाओं का जिक्र हो रहा है, लेकिन सवाल यह कि किस तरीके से इसे किया जाएगा, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना और उसके लिए एक स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग जो सबसे बेहद अहम में दिखती है, वो कैसी होगी? देखिए सचान जी, अभी तीनों वक्ताओं को मैंने सुना है और लोगों की बातों से सिर्फ जो हमारे सेक्टर की बात है मैं वो समझ पाया कि अभी तक हम इनोवेशन के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो पीछे रहे हैं, इसका कारण, प्रमुख कारण यही रहा है कि हमारी या तो सरकारें या व्यवस्थाएं कमज़ोर रही हैं। देखिए, इस देश का बहुत प्राचीन इतिहास रहा है। ज्ञान विज्ञान टेक्निकल नो हाउ में ये देश दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला देश हुआ करता था। आप कल्पना कीजिए कि अगर चांद सितारों की दूरियां नहीं नापी गई होती तो हजारों साल पहले ज्योतिष की किताबों में वो सारी दूरियां लिखी हुई वो कैसे वेरीफाई होती। आप कल्पना कीजिए अगर विमान नहीं बना होता तो हमारे सभी देवी देवता जो हमारे देश में उनका कॉन्सेप्ट, उनके निजी विमान होते थे, वो कैसे वेरीफाई होते। ये हिंदुस्तान है ज्ञान विज्ञान टेक्निकल नो हाउ का एक तरह से वर्चस्व था, लेकिन 2000 साल से लगातार जो आक्रमण होते रहे हैं उसका परिणाम हुआ। लेकिन चलिए, हमारा देश उस गुलामी के दौर को भी झेलने के बाद आज आज़ाद हुआ है। आज़ाद भारत में जो नेतृत्व के माध्यम से होनी चाहिए थी, खास तौर से इनोवेशन के फील्ड में, साइंस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के फील्ड में, वो नहीं हो सका। हम ये भी मानते हैं कि 6 बरस तक बीच में हम लोगों की भी सरकारें थी, लेकिन उस समय भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के फील्ड में जितनी आवश्यकता थी उतनी नहीं हो सकी। आज वर्तमान हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन दिखाई दे रहा है कि हम किस तरह से अपने देश को किस दिशा में ले जाएं, और आज उसका परिणाम है कि लेकिन मैं रोकना चाहूंगा आपको, सबसे अहम यह है कि अगर मैं जो आ रही हैं देश के बजट को, देश के बजट के अलग अलग हिस्सों को देखें तो वहां पर इस सेक्टर के लिहाज से आप देखेंगे जो कि एलोकेशन होता है वो बाकी की तुलना में बहुत कम है। मैं कम इसलिए कह रहा हूं कि जो छोटे छोटे देश हैं, अगर उनका आप डेवलपमेंट और रिसर्च पर बजट को देखेंगे तो वो भारत से भी ज़्यादा होता है, जो कि हमारे देश के शायद 100वें हिस्से के बराबर होते हैं। वो ऐसे छोटे छोटे देश हैं। आखिर क्यों? अगर हमारा फोकस उस सेक्टर में है तो फिर सरकार एलोकेशन में उसको प्रमोट करने के लिए उतना पैसा खर्च करने को तैयार क्यों नहीं दिखती है जिसकी ज़रूरत वास्तविकता में है? शास्त्री जी, देखिए, सरकार तो बिल्कुल तैयार है और खास तौर से सरकार के मंशा तो बिल्कुल अब स्पष्ट हो चुका है। न केवल मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम लाए गए, बल्कि स्किल इंडिया का भी एक अभियान चला और उसके लिए अलग से मिनिस्ट्री का गठन हुआ। हमें ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो सपने देखे हैं इस देश के विकास के लिए और खासतौर से तकनीकी और इनोवेशन के विकास के लिए, उसमें कोई फंड की कमी नहीं आने देंगे। और उन्होंने जो एक प्रोपोर्शनेट धन के आवंटन की भी बात कही है और सामने रखा है बजट के माध्यम से, वो भी मुझे इस तरफ एक तरह से संकेत है कि अब इनोवेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के दिशा में भारत अब अग्रणी देश बनने जा रहा है। अब हमारे देश में एक्चुअली देखिए, हमारे यहाँ एक मंगलयान की बात अभी आप लोगों ने किया। आप देखिए, हमारे गांव-गांव में जुआड़ है, लेकिन उस जुआड़ का उस सफलता पूर्वक प्रयोग तो होता है, लेकिन उसका मास स्केल पर डेवलप नहीं उसको किया जा सकता, उसको बनाया नहीं जा सकता। यही बात हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि उसको कैसे मार्केट से जोड़ा जाए, कैसे उसको ये दर्शाता है कि हमारे जनरेशन में जोड़ा जाए, ये बड़ा सवाल रहा है। आगे बढ़ने की उम्मीद है जी। गौर राजा आगे ले जाएगा देश। जी शास्त्री जी, मैं गौर राजा साहब जो कि
नई सरकार है और जिस तरीके की स्कीम, जिस तरीके के मैं कहूं कि नाम सामने आ रहे हैं अलग अलग, क्या आपको लगता है कि जो शास्त्री जी कह रहे हैं कि सरकार का फोकस इस सेक्टर में है, लेकिन क्या बजट के प्रावधान ये वाकई हकीकत में बदलते दिखते हैं या दिखाते हैं उस सपने को कि हम अब इस सेक्टर में सरकार के निवेश को अगर देखें तो वो वाकई एक बड़ा आकार है? 1999 का दौर ऐसा दौर है जब चाइना और हिंदुस्तान का अगर मुकाबला किया जाए तो चाइना का R&D पर इन्वेस्टमेंट जो है वो हमसे थोड़ा सा कम था परसेंटेज वाइज, तकरीबन 0.5% ऑफ GDP पे। आज अगर हम देखें तो चाइना ने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 गुना ज्यादा कर दिया है, यानी आप हमसे वो 3 गुना आगे है। हमारा इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट और साइंस के क्षेत्र में वो स्टैग्नेंट रहा है, इनफैक्ट थोड़ा सा कम ही हुआ है, ज्यादा ऊपर नहीं गया है। जिसका मतलब ये है कि चाइनीज इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसमें अगर हम ये देखें कि कितना पैसा खर्च हो रहा है तो पैसा बहुत ज्यादा बड़ा खर्च हो रहा है वहां पर। अब ऐसी इकोनॉमी से तुलना करना जरा सा मुश्किल हो जाता है कि हम रिसर्च और इनोवेशन के एरिया में कुछ बहुत हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत कुछ कर पाएंगे। जो हमारी नीतियां होनी चाहिए उनमें जो वादे करें हम वो वादे मैच करें इन्वेस्टमेंट के साथ। बिल्कुल, ये बहुत कुछ अहम सेक्टर्स है। में हमें देखना पड़ेगा कि इन सेक्टर्स में हम दुनिया के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे भी होंगे जिसमें हमारी परेशानियां हल हो जाएं, हम इतना ही इनोवेशन करें उसमें। जी, वक्त की कमी में दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना चाहूंगा। अजय साहब, वाकई जो एक अहम है कि एक बजट की जो बात आती है बार-बार, क्या वाकई नहीं, मेरा इसमें भी एक दूसरा मानना है, बजट और होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बजट का सदुपयोग कैसे हो उस पर चर्चा कम होती है। अब मार्स के मिशन की बात हुई कि हमने एक 1/6 खर्चे पे उसको हम कामयाब हुए, तो ज़रूरत इस समय है कि कुछ और हम प्रोग्राम्स लें स्पेस और एटॉमिक एनर्जी के बाहर, जहां हमारे जो शोध संस्थाएं हैं, निजी सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, मिल के हम कुछ बड़ी चीज़ें करें, जैसे एक सिविलियन एयरक्राफ्ट बनाएं, कुछ नए किस्म के जहाज बनाएं, कुछ नई दवाइयाँ बनाएं, कुछ नई चीज़ करें, मिल के करें, और जितना टैलेंट देश में है वो सब मिल के कुछ करें जिसमें कि दिखाई दे हमें परिणाम। तभी और इसके साथ साथ हमें एक और काम करना चाहिए कि जो हमारे युवा शक्ति है उसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स हम बनाएं जिसमें कि वो बिना खर्चे के इनोवेशन कर सके, नए शोध कार्य में, नए प्रोडक्ट डिजाइन में, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। इसकी बहुत बड़ी कमी है हमारे देश मित्तल साहब, एक आखिरी और बहुत कम पैसे में ये हो सकता है। जो कह रहे हैं अजय साहब वाकई बहुत अहम है, और ये एक ऐसा मॉडल जो शायद आपको लगता है कि सहमत होंगे कि इम्प्लीमेंट करने से तस्वीर बदल सकते हैं हम शायद। मैं खाली एक एग्जाम्पल देके इसको चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। डिफेंस क्षेत्र, अभी तक हमने डिफेंस क्षेत्र को इतना इग्नोर करके रखा कि उसमें कभी इन्वेस्टमेंट करने की ना तो सोची ना कभी पहल करी। उसका रिजल्ट ये हुआ कि हम अपना 70-75% जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट है उसको बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और बड़ा आसान तरीका है, इंपोर्ट कर लिया। बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम अपने यहाँ जो अपनी सामर्थ्य है उसको पूरा उजागर करके रखें। लेकिन मैं इसका ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगा कि पहली बार इस तरह के इनिशिएटिव्स आए जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप में डिफेंस क्षेत्र में नई इनोवेशंस, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप्स हो, पनडुब्बीज हो, टैंक्स हो, एक पहल की गई। अगर जब तक हम पहल नहीं करेंगे तो ना तो प्राइवेट सेक्टर ना पब्लिक सेक्टर उसमें इन्वेस्टमेंट रिसर्च के ऊपर या डेवलपमेंट के ऊपर नहीं करेगा। अब हम देखें तो साथ के साथ कुछ कंपनीज आगे आई, जैसे L&T है, महिंद्रा है, BHEL है, BEL है, ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो गई। महिंद्रा L&T पब्लिक सेक्टर, सॉरी प्राइवेट सेक्टर की, और पहली पब्लिक सेक्टर की। उसके साथ जैसे भारत फोर्ज है, और इतनी कंपनीज जुड़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा, विच वुड बी GDP एक्रीटिव, एंड इट विल प्रोवाइड
many more avenues and opportunities within the system. इसी तरह से जो बात हुई डिजिटल इंडिया, हमने देखा आजकल 4000 स्टार्टअप ऐड होते हैं। अगर हम देखें 2014 में कोई 1 लाख कंपनी, छोटी कंपनीज ROC में रजिस्टर हुई, उसमें से मैक्सिमम देवर स्टार्टअप्स। वो नहीं कि खाली IT सेक्टर में, IT इज़ ओनली अ प्लेटफॉर्म, उसके साथ साथ उस सर्विसेज को इंटीग्रेट करने के साथ साथ इतना कंपनीज सामने आई, और ये हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स या एजुकेटेड यूथ जैसे IITians हैं, IIM के लोग हैं, वो इसको कैपिटलाइज करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब हमने देखा आप करें कि मतलब एक तरीके से रफ्तार पकड़ता दिख रहा है, रफ्तार पकड़ता एक वक्त की कमी। सरकार साहब, एक आखिरी कमेंट मैं आपको चाहूँगा, जो कि बात कही मित्तल साहब ने कि मैं PSU की बात करूं या फिर गवर्नमेंट कंपनीज की बात करूं और प्राइवेट जो सेक्टर है, अब वो जब साथ मिलकर खड़े हो रहे हैं तो एक नए तरीके का मैं कहूं कि दिखेगा, इसमें हलचल दिखेगी। और इसके रिजल्ट जैसे कि कहा अजय साहब ने कि बहुत जल्दी नहीं लेकिन धीरे धीरे किस तरीके से हम दूसरे जो सेक्टर को आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बाद उसमें ज्वाइंटली आगे बढ़ा जाए। आप आइडेंटिफाई की बात कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें थोड़ा सा विजन जो है हमारा, जो दूरदर्शक बनना पड़ेगा हमें। अब जैसे जब आपको मैं एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे आप गाड़ियों की जब बात करते हैं तो आपको जर्मनी का ख्याल आता है। अगर आप वाइन और परफ्यूम की बात करते हैं तो आपको फ्रांस का ख्याल आता है। अगर आप चमड़े के जूते की बात करते हैं तो आपको इटली का ध्यान आता है। तो ऐसे ही इंडिया के हमें देखने पड़ेंगे कि कौन से स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, IT सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इन चीज़ों में हम बहुत अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। आज की तारीख में जो है आप देखेंगे सारी स्टेट्स जो है ना अपने इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए वो हेडलाइन फिगर्स की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कर रहा है, तमिलनाडु कर रहा है। कोई भी, मैंने किसी स्टेट को ये नहीं देखा कि आप अपने एरियाज ऑफ एक्सेलेंस के बारे में बात करें। जैसे मकराना, जैसे आपका मकराना है वो बीकानेर क्लस्टर में आता है, उसकी बात करिए। नेल्लोर क्लस्टर है आपका आंध्र प्रदेश में, उसकी आप बात करिए। आप जो है आंध्र प्रदेश, ये आपका जो औरंगाबाद का क्लस्टर है, वहाँ पे सीड कंपनीज का जो है बहुत ज़बरदस्त वो प्रेजेंस है। आप इन चीज़ों की बात करिए ताकि वहाँ से क्या होगा, वहाँ की जो स्किल्ड लेबर है वो भी आपको मिलेगी, वहाँ से आपको इनोवेशन में भी आसानी होगी और आप जो है अपने देश को फिर आगे बढ़ाने में आपको आसानी होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि फोकस नहीं होंगे, जब आप जो है हर चीज़ में जो है आप अपना हाथ मत डालिए। आप उसी एरियाज़ में जाइए जिसमें आपको लगता है कि आप में दम ज़्यादा है। और एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आज की तारीख जो है परिस्थिति काफ़ी डिफ़िकल्ट है। वो इसलिए है कि आज की तारीख में कोई नई चीज़ बनना बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे कि बिजली, आज बिजली दोबारा से नहीं बन सकती है, स्टीम इंजन दोबारा से नहीं बन सकता है। वो जो एक उथल पुथल वाली बात थी वो अब नहीं हो सकती। अब आपके सिर्फ इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं। लास्ट इनोवेशन जो हुआ था वो 1991 से लेकर 2007 में हुआ था, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट। उसके बाद जो है, अब अगर आप देखिए दुनिया एज ए वर्ल्ड एज ए होल, आपकी जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है वो कम हो गई है। इवन इन USA आज की तारीख प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जो है 0.9% ही रह गई है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि इंडिया को इन चीज़ों से जो है अपने आप को जो है एक निराश कर देना चाहिए। उनको इन चीज़ों को चैलेंज मान के हमें आगे बढ़ना होगा। पर आप प्लीज़, मेरी आप लोगों से सभी से विनती होगी यही कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं कि आप जो है प्लीज़ एरियाज ऑफ एक्सीलेंस को देखिए और उसी पे आप फोकस करिए। एक आखिरी सवाल अजय शंकर साहब कि जिस तरीके का देश भारत है, ज़रूरतें कहते हैं कि आविष्कार की जननी होती हैं और भारत में कई ऐसे सेक्टर, मैं कहूँ कि जो आपने शिक्षा की बात की, हेल्थ की बात की, ये ऐसी ज़रूरतें जो शायद बहुत तेज़ी के साथ अगर हमने पूरी नहीं की तो इसके परिणाम भी घातक हो सकते हैं। किस तरीके का फोकस जो है वो अब तक रहा है, क्या उसको चेंज करने की ज़रूरत है या फिर उसमें और जोड़ने की ज़रूरत है? मैं चाहूँगा कि हम दोनों चीज़ें करें। कुछ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी एरियाज आइडेंटिफाई करें, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, और उसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिल के पैसा लगाएं, जैसे हमने मून मिशन के लिए किया। दूसरा है कि युवा पीढ़ी के लिए, स्टार्टअप्स के लिए हम पूरा स्पेक्ट्रम खोल दें कि भाई आप इनोवेट करें, आपको हम सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे, मशीनें उपलब्ध करा देंगे। 2-3 साल में अगर आप कुछ नई चीज़ कर सके, करें, कामयाब हो, बड़ी कंपनी बना दें, डेल जैसी, एप्पल कर बना दें। अगर आप नाकाम हुए तो नौकरी तलाश करें। दोनों हमें करने की ज़रूरत है, और अगर हम दोनों करेंगे तो हम बहुत संक्षिप्त इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा कि हमारे पास क्षमता है, टेक्नोलॉजी है, एंटरप्रेन्योर यूथ है, कमी है
सही दिशा पे, सही रास्ते पे, और व्यवस्था जिस तरह की हमारे यहाँ है उसमें थोड़ी पॉजिटिविटी आए तो हम जैसे डिजिटाइजेशन या डिजिटल इंडिया, इस तरह की जो कैंपेनिंग है, या क्लाउड कंप्यूटिंग या स्टोरेजेस ऑफ डाटा, मैं समझता हूँ कि इस एरिया में हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक ही सेंटेंस और कहना चाहूँगा कि जहां आपको इक्विपमेंट, महंगे इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, वहां आप इनोवेशन बहुत देख रहे हैं। ई कॉमर्स में देख रहे हैं, पूरे आईटी सिस्टम में आप चाह रहे हैं कि टेक्निकल जहां मशीनों की जरूरत है कृपया उसको उपलब्ध करा दीजिए, आप वही इनोवेशन देखेंगे। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस अहम मसले पर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देश देशांतर के आज के इस खास पैक में इतना ही। नमस्कार।